हेलो एंड वेलकम वंस अगेन ऑन टेसिट लीगल। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के केस के बारे में। पूरा प्रोसीजर के इसका क्या रहता है, स्टेप वाइज हम पूरा देखेंगे। फ्रॉम डिसऑनरिंग ऑफ चेक इन बैंक टू पनिशमेंट एंड अपील इन दिस केस, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं इस केस को लेकर, वो सारा प्रोसीजर हम बात करेंगे आज। पर आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। जब चेक इशू किया जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर आप बैंक में जाके उसे कैश कर सकते हैं। लेकिन बैंक में जाते वक्त अगर वहां पर इनसफिशिएंट फंड, मिसमैच ऑफ सिग्नेचर या चेक एक्सपायर हो चुका हो, अकाउंट क्लोज कर दिया गया हो जिसने इशू किया चेक, तो ऐसी स्थिति में फिर आपका चेक बाउंस हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन एक चीज को छोड़ के एक्सपायर अगर चेक हो गया होगा तब फिर चेक बाउंस का केस नहीं बनता। लेकिन इनसफिशिएंट फंड की वजह से, मिसमैच ऑफ सिग्नेचर की वजह से, या इशूअर ने खुद रिफ्यूज कर दिया हो बैंक को कि इस चेक को कैश नहीं करना, उस सिचुएशन में आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा और चेक बाउंस का केस उस व्यक्ति पर हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको चेक इशू किया था। तब आपके सामने आता है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। जब चेक इशू किया गया तो 3 महीने का टाइम रहता है, आप उस चेक को कैश कर सकते हो। ये उसका एक्सपायरी डेट आप कह सकते हैं होता है। इसको लेकर एक केस लॉ है, MSR लेदर्स वर्सेस पलनायप्पा AIR 2014 SC 642। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेई 3 महीने के अंदर अंदर मल्टीपल टाइम्स बैंक जा सकता है उसको एनकेश करने के लिए। मान लो पहली बार आप गए चेक लेके और वहां पर इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा है, तो 3 महीने का आपके पास टाइम है। उन 3 महीनों में आप मल्टीपल टाइम्स बैंक जा सकते हैं और बैंक में चेक को कैश करवा सकते हैं। अगर फिर भी इनसफिशिएंट फंड रहता है और आपको चेक कैश में नहीं मिलता, तो आप फिर आगे 138 का केस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यहां पर एक रिसिप्ट मिलेगी बैंक की तरफ से जिसे रिटर्न मेमो कहेंगे, वो आपको बैंक देगी और उसमें लिखेगी कि क्या कारण था जिसकी वजह से चेक डिसऑनर किया गया। वहां से फिर लीगल प्रोसीजर आगे स्टार्ट होगा, जिसमें लीगल नोटिस इशू की जाएगी एडवोकेट के द्वारा उस व्यक्ति को जिसने आपको चेक दिया था, और वो सारा अमाउंट वापस डिमांड करोगे आप उसमें कि जितना अमाउंट इस चेक में आपने लिखा था और आपका चेक डिसऑनर किया गया है बैंक के द्वारा इनसफिशिएंट फंड की वजह से या किसी और कारण की वजह से, अब वो पैसे आप लीगल नोटिस के जरिए आप उनसे मांगोगे। ये एक कंपलसरी प्रोसीजर है इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, 138 के केसेस को आगे बढ़ाने के लिए लीगल नोटिस एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो प्रोसीजर इस केस में रहेगा आपको। अब लीगल नोटिस का प्रोसीजर क्या रहेगा? लीगल नोटिस जब एडवोकेट के द्वारा भेजा जाएगा उस पार्टी को जिसने चेक इशू किया, तो उसका टाइम लिमिट भी रहेगा कि मान लो जिस दिन से आपका चेक डिसऑनर हुआ बैंक के द्वारा, मान लेते हैं एक एग्जांपल की तरह से कि आप मल्टीपल टाइम्स बैंक में गए, 4 बार बैंक में गए, और लास्ट वाला टाइम जो था जब बैंक ने उसे बोला कि ये इनसफिशिएंट फंड है की वजह से आपको चेक डिसऑनर कर दिया गया है, तो उस दिन से लेकर 30 दिन तक का टाइम पीरियड आपके पास रहेगा जब आप लीगल नोटिस आपको भेजनी होती है। ये यहाँ पे टाइम लिमिट लगाई हुई है और उन 30 दिनों के अंदर अंदर आपको एडवोकेट के द्वारा अपोजिट पार्टी को डिमांड करनी है लीगल नोटिस के थ्रू कि आप पैसा वो वापस दें हमें। और जब वो आप ये लीगल नोटिस जो रजिस्टर पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं, और वहां पर आपको रिसिप्ट मिलेगी और रिसिप्ट के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि अपोजिट पार्टी ने वो जो लीगल नोटिस है रिसीव कब की। अब जब अपोजिट पार्टी ने रिसीव करी नोटिस, तो उससे लेकर 15 दिन का टाइम रहता है उसको उस पर रिप्लाई फाइल करने का अपोजिट पार्टी को, या तो वो अपोजिट पार्टी रिप्लाई फाइल करे या फिर पैसे वापस दे दे। अगर उन 15 दिनों में रिप्लाई नहीं आया या पैसे नहीं मिले, तब 138 का केस आप कोर्ट में कर सकते हो, मजिस्ट्रेट के पास। अब दूसरी सिचुएशन यहां पे अराइज होती है कि अगर लीगल नोटिस सर्व नहीं हुई,
मान लो वहाँ पे कोई कारण था कि वापस आ गई, आपने लीगल नोटिस जिस एड्रेस पे भेजी थी वो वापस आ गई, तो उस सिचुएशन में भी आपके पास 30 दिन का टाइम रहता है। जिस दिन से लेकर आपने रिसीव की वापस, उसके बाद 30 दिन का टाइम, और उन 30 दिनों में आप वो केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपने लीगल नोटिस 30 दिनों के अंदर नहीं भेजी तो फिर क्या होगा, फिर आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते चेक बाउंस का, क्योंकि ये चेक बाउंस के केसेस क्रिमिनल केसेस रहते हैं। तो फिर आप ये वहाँ से बाहर हो जाएंगे क्रिमिनल केस करने के लिए 138 के केसेस। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर कोई केस ही नहीं कर सकते और आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपके दूसरा प्रोसीजर भी रहता है जिनसे आप वो पैसे अपने वापस ले सकते हैं। लीगल नोटिस अगर 30 दिन में सर्व नहीं हो पाई तो फिर क्या, चेक आपका बाउंस हो गया, 30 दिनों में आपने लीगल नोटिस भी नहीं भेजी, तो फिर आप अपने पैसे कैसे रिकवर करेंगे? तो उसके लिए आपको सिविल सूट का ऑप्शन रहता है। आप रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, और वो प्रोसीजर आपके पास रहेगा। वापस आते हैं 138 पर। केस प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 आफ्टर रिसीविंग नोटिस बाय ओपी। जैसे ही अपोजिट पार्टी ने रिसीव करी नोटिस, तो उसके बाद से लेकर 30 दिन का टाइम रहता है आपके पास कि उन 30 दिनों में आप केस दायर कर सकते हैं न्यायालय में। और अगर नोटिस वापस आ गई तो फिर 30 दिन रहते हैं आपको, जब आपने रिसीव कर दी, नोटिस रिसीव हो गई, तो उसके बाद से 30 दिन रहते हैं और उन 30 दिनों के अंदर आप दायर कर सकते हैं मामला। एग्जाम्पल के साथ पूरा इस लीगल नोटिस के मामले को समझते हैं। मान लेते हैं कि ए ने इशू किया चेक बी को, और बी 4 जनवरी को इशू हुआ था चेक, और 5 जनवरी को बैंक गया, और बैंक ने 5 जनवरी को ही डिसऑनर चेक कर दिया और उसको वहाँ से रिटर्न मेमो दिया 5 जनवरी को। बी के पास अब 30 दिन का टाइम पीरियड रहता है कि वो लीगल नोटिस भेजे। मीन्स कि फेब 5 के अंदर तक वो लीगल नोटिस भेज सकता है ए को, और इन 30 दिनों में अगर वो लीगल नोटिस नहीं भेजता तो 5 फेब के बाद वो अगेन लीगल नोटिस नहीं भेज सकता। उसके पास सिविल केस का प्रोसीजर उसके पास रहता है। अब 5 जनवरी से 5 फेब के बीच में लीगल नोटिस बी ने भेज दी ए को, तो यहाँ पर 10 जनवरी को रिसीव करी लीगल नोटिस ए ने। अब 10 जनवरी से लेकर 15 दिन का टाइम, मतलब 25 जनवरी का टाइम है रिप्लाई फाइल करने का ए के पास। अब इन दिनों में ए ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया, ना ही पैसे वापस दिए, तो 25 जनवरी से लेकर 25 फेब के बीच में बी कभी भी फाइल कर सकता है अपना केस, 138 का केस उस पर फाइल कर सकता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करी है। अब ये 15 दिन का टाइम पीरियड क्यों रखा है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लीगल नोटिस भेजते हैं तो लीगल नोटिस में हम 15 दिन का टाइम रखते हैं कि 15 दिन में इस पर रिप्लाई आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इस केस में। ये केस मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास फाइल होगा। क्रिमिनल केस है ये, क्रिमिनल इन नेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। पहली बात तो रिसिप्ट, जो आपने लीगल नोटिस भेजी थी रजिस्टर पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू, वो रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जब आप केस दायर करेंगे वहां पर एनेक्स्चर्स में वो रिसिप्ट आपकी लगेगी। एक केसला था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस हीरालाल, सुप्रीम कोर्ट का केस है, जहां पर यह कहा गया कि वेयर द एड्रेसी मैनेज टू हैव नोटिस रिटर्न विद पोस्टल रिमार्क रिफ्यूज्ड, नॉट अवेलेबल, शॉप क्लोज, हाउस क्लोज respectively, it must be deemed that the notice have been served on the addressee। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं और वो आपको वापस आ जाती है लीगल नोटिस ये कह के कि उसने मना कर दिया या वो घर पे नहीं था, उसका दुकान बंद थी, घर बंद था, तो उस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि लीगल नोटिस उसको सर्व हो गई है एड्रेसी को। इसका मतलब ये कि उस दिन से आप आगे के टाइम गिन सकते हैं और ये केस 138 का फाइल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, आपका चेक ओरिजिनल में लगेगा क्योंकि कोर्ट की फाइल में वो लगेगा, आपका रिटर्न मेमो जो बैंक ने आपको दिया था जब आपका चेक बाउंस हो गया था, उसके बाद लीगल नोटिस जो आपने भेजी थी अपने एडवोकेट के जरिए और उसकी रिसिप्ट,
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो केस के साथ लगनी ही लगनी है। अब व्यक्ति कहां पर केस फाइल कर सकता है? जहां पर वो व्यक्ति ने अपना चेक डिपॉजिट किया, जहां पे वो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उस एरिया के कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां पर अपना मामला दर्ज कर सकता है। सेक्शन 145 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये एम्पावर करता है कंप्लेनेंट को कि वो अपना एविडेंस एफिडेविट पे दे सकता है। मींस कि वो लिखित में एफिडेविट पे अपना जो भी उसको कहना है एफिडेविट के थ्रू सबमिट कर सकता है कोर्ट को। अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि क्या एक्यूज भी अपना एविडेंस एफिडेविट पे दे सकता है? इसका आंसर कोर्ट ने दिया था मांडवी कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड वर्सेस निमेश बी ठाकुर 2010 3 SSC। यही सेम एक्सप्लेन किया था अपने जजमेंट के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था लेजिस्लेचर प्रोवाइड फॉर द कंप्लेनेंट टू गिव हिज एविडेंस एज एफिडेविट बट डिड नॉट प्रोवाइड सेम फॉर द एक्यूज। एज सच द ट्रायल मैजिस्ट्रेट कैनॉट अकॉर्ड परमिशन टू द एक्यूज टू एड्यूस हिज एविडेंस ऑन एफिडेविट। लेजिस्लेशन ने जब लॉ बनाया तो उसमें एक्सप्रेसली कहा कि कंप्लेनेंट अपना एविडेंस एफिडेविट के थ्रू दे सकता है, लेकिन वहीं ये बात नहीं लिखी कि एक्यूज भी अपना एफिडेविट पे एविडेंस दे। इसलिए मैजिस्ट्रेट ये परमिशन नहीं दे सकता एक्यूज को कि अपना जो एविडेंस है एफिडेविट के जरिए ही दे। तो वैसी सिचुएशन में फिर उसका एविडेंस कैसे होता है? जब 138 का केस फाइल होगा, फिर नोटिस जाएगी और नोटिस में एक्यूज जब प्रेजेंट रहेगा पहली तारीख को कोर्ट में, तो कोर्ट उससे स्टेटमेंट लेती है लिखित, जहां पे खुद मैजिस्ट्रेट उसको देखता है और वहां पे लिखा जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है एक्यूज की स्टेटमेंट को लेकर, एविडेंस को लेकर, और कंप्लेनेंट की एविडेंस को लेकर। तो यहां पर साफ इस जजमेंट में कहा गया है कि एक्यूज अपने एविडेंस एफिडेविट पे नहीं दे सकता। मीन्स कि अपने नहीं दे सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उसके फेवर में जो एविडेंसेस हैं वो एफिडेविट पे नहीं दे सकता। यहां पर एक और जजमेंट है 2014 की, इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डायरेक्टिंग द कंसर्न कोर्ट मस्ट एश्योर दैट एग्जामिनेशन इन चीफ। इसमें यह कहा गया कि कोर्ट को यह एश्योर करना होगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जो कंप्लेनेंट का होगा, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए। ये इस केस में कहा गया था। द कोर्ट हैज ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टिंग एफिडेविट्स ऑन द विटनेसेस, एफिडेविट ऑफ द विटनेसेस। कोर्ट के पास ये ऑप्शन रहता है कि विटनेस जो केस में होंगे उनका जो एविडेंस है वो एफिडेविट पे ले, मीन्स लिखित ले ले, इसके बदले कि उन्हें खुद अपने सामने बुलवाए कि क्या क्या करना है, जैसे कि बाकी क्रिमिनल केसेस में रहता है। तो यहाँ पर एफिडेविट में भी दे सकते हैं अपना एविडेंस। और जो विटनेसेस आएंगे कंप्लेनेंट की तरफ से या एक्यूज की तरफ से, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दिन भी फिर अवेलेबल रहना चाहिए। जब भी कोर्ट उन्हें बुलाए तो उन्हें कोर्ट में हाजिर रहना होगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। इसको समझते हैं कि मान लो कि जैसे सिविल केसेस में हम मोस्ट ऑफ द या कंज्यूमर कोर्ट्स में हम अपना एविडेंस देते हैं एफिडेविट पे, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और वहाँ उसके बाद कोर्ट के ज़रिए आप उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हैं। कोर्ट उन्हें बुलाएगी और उस डेट को उनका एविडेंस, कंप्लेनेंट्स के जो एविडेंस होंगे या एक्यूज के जो विटनेसेस होंगे उनको प्रेजेंट रहना पड़ेगा कोर्ट में। पहले स्टेप हुआ केस फाइलिंग, दूसरा हुआ नोटिस जाएगी एक्यूज को, और नोटिस जाने के बाद एक्यूज प्रेजेंट रहेगा। एक्यूज प्रेजेंट रहेगा तो कोर्ट उसे पूछेगी कि क्या आपने चेक इशू किया है। अगर वहां पर एक्यूज मान ले कि उसने चेक इशू किया है तो कोर्ट वहां पे उसे टाइम दे सकती है कि इतना टाइम है
पैसे वापस दे दो, वरना आगे फिर भुगतना पड़ेगा जो पनिशमेंट वगैरह। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट चाहती है कि रिजॉल्व हो जाए इशू, तो बेहतर रहेगा। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके उसे पैसे वापस दें कंप्लेनेंट को, तो फिर सेटलमेंट का ऑप्शन वहाँ पे रहता है। अगर वहाँ पे मना कर दे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है एक्यूज मना कर देते हैं और आगे फिर ट्रायल का प्रोसीजर के लिए वो जाना चाहते हैं। पर प्रिज्यूम कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करती है कि कंप्लेनेंट के फेवर में ही हमेशा दिखती है, क्योंकि कोर्ट के सामने चेक है जो कि एक्यूज ने साइन करके दिया है, तो हमेशा कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि चेक इशू हुआ है। और जब तक न अगर एक्यूज उसे कंट्रेरी प्रूव करे कि नहीं मैंने कोई लोन वगैरह इससे नहीं लिया था, तो मेरा चेक देने का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, तो तब दूसरी कंडीशन होगी। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोर्ट है वो हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में ही प्रिज्यूम करता है। जब नोटिस कैसे सर होगी, कोर्ट के द्वारा नोटिस सर होगी, और मान लो कि कोर्ट के द्वारा नोटिस सर्व होने के बाद समन्स गए, रिसीव हुए, लेकिन एक्यूज कोर्ट में नहीं आ रहा, तो बार बार ना आने पर कोर्ट के पास ये रहता ऑप्शन कि पहले बेलेबल वारंट इशू कर दे एक्यूज के खिलाफ, और फिर नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर दे। और नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए तो पुलिस उसको लेके आएगी कोर्ट में, और अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो फिर उसे बेल लेनी पड़ेगी। और बेल लेने के लिए बेल बॉन्ड्स और श्योरिटीज़ या बेल बॉन्ड्स श्योरिटीज़ भी उसे सबमिट करने पड़ेंगे अपीयरेंस के लिए, कोर्ट के अपीयरेंस के लिए। ये भी फिर वहाँ पे ऑप्शन रहता है। अगर एक्यूज नहीं आ रहा तो वारंट भी इशू हो सकते हैं उसके खिलाफ कोर्ट में लाने के लिए। अब स्टेटमेंट हो गया एक्यूज का, तो उसके बाद फिर एविडेंसेस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि कंप्लेनेंट के ही एविडेंस आएंगे कि चेक हुआ है इशू वगैरह। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और आगे एविडेंसेस होंगे। सेक्शन 145 जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट समन करेगा उस विटनेस को जिसने पहले मान लो कि एफिडेविट पे अपने एविडेंस दिए हैं, और अब एक्यूज के एडवोकेट को उसको क्रॉस एग्जामाइन करना है, तो एप्लीकेशन देगा 145(2) की, और कोर्ट के द्वारा उसे बुलाया जाएगा और फिर उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रखा जाएगा। फिर अगर सेटलमेंट हो गई, मान लो कि एक्यूज ने और कंप्लेनेंट ने खुद बाहर कोर्ट के बाहर ही ये मान लिया या कोर्ट के अंदर बोल दिया कि पैसे हम दे देंगे, और पैसे दे दिए कंप्लेनेंट को एक्यूज ने, तो अब वहाँ पे विड्रा भी हो सकता है केस। सेक्शन 280 BNSS इसके बारे में बोलता है कि कंप्लेनेंट किसी भी टाइम में बिफोर फाइनल ऑर्डर कोर्ट से आए, किसी भी स्टेज पे ये विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, और मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई कर दे कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि विड्रॉ करने का। और मोस्ट ऑफ द टाइम विड्रॉ कंप्लेनेंट तभी करेगा जब उसको पैसे मिले होंगे, और पैसे एक बार एक्यूज ने दे दिए कंप्लेनेंट को, तो फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद केस को विड्रॉ कर दिया जा सकता है, और एक्यूज को इस केस से एक्विट कर दिया जाएगा। Status of accused. It is only the drawer of the dishonor check who can be prosecuted under Section 138 Negotiable Instrument Act and no one else. ये बात करेगा कि सिर्फ उसी व्यक्ति को एक्यूज बनाया जाएगा चेक बाउंस के केस में जिसने चेक को साइन करके आपको दिया। मान लो कि जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट एक से ज़्यादा व्यक्तियों के होंगे, और वहाँ पर जिस व्यक्ति ने चेक को साइन करके होल्डर को दिया, वो व्यक्ति जिसने चेक इशू किया, साइन किया, उसको ही सिर्फ एक्यूज बनाया जाएगा, ना कि सारे लोगों को जो भी उस अकाउंट के जॉइंट होल्डर हैं उन सबको बनाया जाएगा। ये एक्यूज कौन हो सकता है उस पर। अब आते हैं सेक्शन 143A। ऐसी भी आपको सुविधा इसमें दी गई है कि 20% का हिस्सा, जितना अमाउंट का चेक था उसका 20% का हिस्सा आपको केस के स्टार्टिंग में ही मिल सकता है। मान लो कि 1 लाख का चेक है तो 20,000 आप शुरुआत में ही ले सकते हैं एक्यूज से,
क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में ही, क्योंकि चेक इशू हुआ। अब सेक्शन 143 उसी के बारे में बात करेगा। एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ 20% ऑफ पेमेंट ऑफ चेक अमाउंट व्हेन द एक्यूज इज क्लेमिंग फॉर रेगुलर ट्रायल द कोर्ट में ऑर्डर टू डायरेक्ट द एक्यूज टू पे द इंटरिम कंपनसेशन। जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि एक्यूज जब स्टेटमेंट उसका होता है कोर्ट में, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रायल के लिए जाता है, वो नहीं मानता अपनी गलती। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, रेगुलर ट्रायल के लिए जाएगा, तो उस सिचुएशन में इंटरिम कंपनसेशन दी जा सकती है कंप्लेनेंट को, विच शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। तो 20% लिमिट है, 20% से ज़्यादा की लिमिट नहीं है, 20% तक आप स्टार्टिंग में ही ले सकते हैं कोर्ट से कंपनसेशन, जो कि एक्यूज कोर्ट ऑर्डर करेगा और एक्यूज को वो देना पड़ेगा। सच इंटरिम कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और वो इंटरिम जो कंपनसेशन कोर्ट के द्वारा दी जाएगी वो 60 दिन में, उस ऑर्डर से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर एक्यूज को पे करनी पड़ेगी। एंड द कोर्ट इज कंपिटेंट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्दर 30 days। मान लो कि अगर एक्यूज कहे कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है और कुछ और दिन, 30 दिन के अंदर अंदर और भी बढ़ा सकती है। इन केस ऑफ एक्विटल, मान लो कि जो एक्यूज है उसको ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने कि 20% जी, 1 लाख का 20% मतलब 20,000 आप कंप्लेनेंट को दे देंगे, और एक्यूज ने कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए दे दिया, और लास्ट पे पता चला कि एक्यूज तो इनोसेंट था, उसने चेक इशू किया ही नहीं था। उस सिचुएशन में क्या होगा फिर? तब कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेगी कोर्ट की भाई वापस दे दो, 60 दिन उसको भी टाइम देगी कि 60 दिन के अंदर अंदर वो पैसा जो आपने शुरुआत में लिया था वो वापस करो, और उसकी सिचुएशन में भी 30 दिन कंप्लेनेंट को दे सकती है वापस देने के लिए। अब इस सिचुएशन में जो एप्लीकेशन इंटरिम कंपनसेशन की कोर्ट में लगाई जाती है, इस पर भी बड़ी सारी चीजें होती है। कोर्ट ऑर्डर करता है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि भाई 20% ऑफ द अमाउंट शुड बी पेड टू द कंप्लेनेंट, बट व्हाट हैपेंड लेटर इज कि एक्यूज आते ही नहीं, डेट वो पैसे ही नहीं देते। उस सिचुएशन पर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दो और कोर्ट फिर वो आपको पैसे आपको दिलवाएगी। अब ये था इंटरिम, मतलब इन ऑर्डर टू मेक द कंप्लेनेंट कि थोड़ा सा उसको कंपनसेशन दे दी जाए शुरुआत के लिए, तो 143 की एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है कोर्ट में इसके लिए। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द एविडेंसेस फ्रॉम बोथ साइड, अब कंप्लेनेंट की एविडेंस हो गया, अब फिर एक्यूज ने भी अपने साइड से सारे एविडेंसेस दे दिए खुद को निर्दोष साबित करने के लिए, तो लास्ट पे फिर आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज आएगी। और आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज जब आती है, कोर्ट दोनों की साइड से सुनता है, तो और दोनों के सुनने के बाद फिर अपना जजमेंट दे देता है कि आखिर क्या करना है। क्या एक्विट हो गया व्यक्ति, वो इनोसेंट था, या फिर एक्यूज प्रूव हो गया। एक्यूज प्रूव हो गया तो फिर पनिशमेंट में जाएगा और उसे कंपनसेशन जो चेक अमाउंट है वो वापस करना पड़ेगा, और उसके साथ जो कोर्ट डिसाइड करेगा और क्या उसको करना पड़ेगा। और अगर एक्विट हो गया तो वो कंपनसेशन का अमाउंट जो उसने स्टार्टिंग में दिया था एज ए इंटरिम कंपनसेशन, दैट वुड बी रिटर्न फ्रॉम द कंप्लेनेंट। कोर्ट विल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रिटर्न दैट मनी टू द एक्यूज पर्सन विद इन द 60 days, and that time limit can be extended up to further 30 days. जजमेंट आएगी तो उसमें पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट इसमें मैक्सिमम 2 साल की है, और फाइन जो चेक अमाउंट है उसका डबल कर सकती है, या फिर दोनों कर सकती है, चेक अमाउंट का डबल भी, 2 साल भी। 2 साल के अंदर अंदर कोई भी पनिशमेंट उसे दे सकती है। और अगर व्यक्ति एक्यूज उसको पनिशमेंट मिल गई, कन्विक्ट हो गया, तो उसके बाद वो हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, और अपील करने के साथ बेल एप्लीकेशन भी लगा सकता है, क्योंकि इन केसेस में बेल हायर कोर्ट के द्वारा फिर दे दी जाती है, और फिर अपील में आगे का प्रोसीजर चलता है। तो ये सारा प्रोसीजर था चेक बाउंस के केस के बारे में, जिसमें हमने बात की शुरुआत से
कि जब डिसऑनर हुआ चेक कोर्ट में, बैंक में, जिसमें कई कारण बताए जा सकते हैं, से लेकर फिर अपील के प्रोसीजर तक हम इसमें पहुंचे। और पूरे प्रोसीजर में हमने बात करी शुरुआत से, जब हमने चेक बाउंस हुआ तो वहाँ से मेमो रिपोर्ट ली, चेक रिसिप्ट बैंक से ली, हमने लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस में कितना टाइम लिमिट था उसके बारे में बात की, उसके बाद रिप्लाई नहीं आया तो क्या उसमें ऑप्शन था, कितने दिन आपके पास रहते हैं 30 दिन का केस फाइल करने का, और 30 दिन का फाइल करने के बाद आपको फिर नोटिस भेजे जाएंगे एक्यूज को नोटिस के बाद उसका स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद आपके एविडेंसेस होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इंटरिम एप्लीकेशन होगी, और भी कुछ जजमेंट्स के बारे में बात की जो इन केसेस के रिलेटेड था, और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होके जजमेंट आई, और जजमेंट में फिर पनिशमेंट होगी या एक्विटल होगा, और यदि इंटरिम में कोई कंपनसेशन एक्यूज ने कंप्लेनेंट को दिया है तो वो कंपनसेशन वापस दिया जाएगा, और उस पर भी फाइन लगाई जा सकती है कंप्लेनेंट पे। और फिर जाके अगर कन्विक्ट हुआ एक्यूज तो फिर लास्ट पे वहाँ पे ऑप्शन रहता है अपील का, अपील में जा सकता है और हायर कोर्ट से बेल ले सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर, ये सारा ट्रायल का 138 के केसेस, चेक बाउंस के केसेस को लेकर था। आपने ये पूरी वीडियो देखी, उसके लिए धन्यवाद। आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर लीगल इंफॉर्मेशन अपलोड करता हूँ। जैसे मैंने क्रिमिनल ट्रायल के बारे में पहले से ही एक वीडियो एक डिटेल में डाली हुई है, और उसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन इस पर अपलोड करते जाऊँगा। आप बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, आपको पहले ही नोटिफिकेशन इसके आ जाएगी। और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।